नमस्कार साथियों, महाकाव्य की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे महाकवि माघ की। देखिए, जब भी हम किसी कवि की बात करते हैं यहाँ पर, तो उन कवि के बारे में, कवि के जन्म स्थान के बारे में, कवि की रचना के बारे में, रचना की कोटि के बारे में, इन तथ्यों के बारे में हम मूल रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो फिलहाल ये परंपरा, जो ये श्रृंखला हमारी चल रही है, महाकवियों के जीवन परिचय से संबंध चल रही है, इसी परंपरा को आगे बढ़ाते आज हम महाकवि माघ की बात कर रहे हैं। महाकवि माघ का संबंध राजस्थान से माना गया। देखिए, महाकवि माघ को राजस्थान का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। ये श्रीमाल या भीनमाल के निवासी थे। सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि इनका जो सवाल है ये प्राचीन कवियों में भी आता है। महाकवि जो माघ हैं वो प्राचीन कवियों में भी गिने जाएंगे और महाकवि माघ को अर्वाचीन कवियों में भी गिना जाएगा। मैं प्राचीन की भी बात करता हूं, मैं अर्वाचीन की भी बात करता हूं, क्योंकि अर्वाचीन में तो हम राजस्थान की परंपरा को लेते हैं। अर्वाचीन से मेरा तात्पर्य ये नहीं कि वो नए कवि हैं यहाँ पर, इसलिए हम कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान की परंपरा से जब बात आती है अर्वाचीन कवि में, तो राजस्थान की परंपरा में इनका भी नाम लिया जा सकता है। कोटि तो प्राचीन ही रहेगी, कोटि तो प्राचीन रही। गुमराह मत हो जाना कि प्राचीन कवि अर्वाचीन में कैसे आ जाएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ मतलब एक स्थान विशेष के आधार पर चर्चा कर रहा हूं। तो प्राचीन कवियों में भी हम इनका नामकरण करते हैं और राजस्थान के जो कवि आते हैं उनमें भी हम इनका नामकरण करते हैं। श्रीमाल या भीनमाल से इनका संबंध रहा है। प्राचीन काल में हम श्रीमाल के नाम से जानते थे, वर्तमान में हम भीनमाल के नाम से जानते हैं उसी व्यवस्था को। पिता का नाम दत्तक था, समय 7वीं सदी। इनका एकमात्र ग्रंथ जो है वो शिशुपाल वध हमें मिलता है। महाकवि माघ का एकमात्र ग्रंथ है शिशुपाल वध मिलता है, जिसमें महाभारत की घटना का वर्णन होता है, भगवान श्री कृष्ण की घटना का वर्णन होता है, किस तरह से शिशुपाल का वध किया, कैसे शिशुपाल की गलतियों को माफ कर दिया और उसके बाद किस तरह से शिशुपाल को मारा जाता है। व्यक्ति अगर गलत करता है, व्यक्ति अगर सीमाओं का अतिक्रमण करता है, व्यक्ति अगर पूर्ण रूप से जो है वो अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं करता, कर्तव्य से विमुख हो जाता है, तो निश्चित रूप से उसका पतन होता है। पूरी कहानी हमें महाकवि माघ की इस कृति में शिशुपाल वध में देखने को मिलती है। तो इनकी सवाल तो यही बन गया कि इनमें से माघ की कृति कौन सी, शिशुपाल वध। अब शिशुपाल वध में सर्ग कितने हैं, उसमें श्लोक संख्या कितनी है, उसमें अंगिरस कौन सा है, उसका उपजीव्य कौन सा है, उपजीवी क्या है, पात्र कौन से हैं, सवाल तो यही बनता है यहाँ पर। ठीक है, तो यही चीजें आपको ध्यान रखनी है। एकमात्र ग्रंथ, इसमें 29 सर्ग तथा 1650 श्लोक है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 74वें अध्याय से इसका संबंध लिया गया, क्योंकि जो घटना है, यदि हम श्रीमद् भागवत की बात करते हैं तो श्रीमद् भागवत के 74वें स्कंद का वर्णन यहाँ पर वर्णन किया गया है। 10वें स्कंद के 74वें अध्याय में जो घटना मिलती है वही घटना इसका मूल आधार है। महाभारत में भी मिलती है, श्रीमद् भागवत गीता में भी ये घटना मिलती है यहाँ पर, तो कहीं से हम ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन सवाल तो पूछा जा सकता है कि इसका कनेक्शन कहाँ से लिया गया, इसका मूल कथानक जो है वो कहाँ मिलता है। तो ये चीजें तो देखी जा सकती है। उसी चीज का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि 10वें स्कंद के 74वें अध्याय में महाभारत के सभा पर्व के 33 से 45 अध्याय में भी शिशुपाल के वध का वर्णन मिलता है यहाँ पर। तो ये चीज भी हमें देखने को मिलती है कि उधर से हम श्रीमद् भागवत गीता का वर्णन कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत का वर्णन कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत में भी वर्णन मिलता है, और इधर से मतलब शिशुपाल का जो वर्णन मिलता है ये महाभारत के 33 से 45वें अध्याय में भी हमें देखने को मिलता है, सभा पर्व से संबंधित। तो सवाल ये भी बन सकता है, सभा पर्व वाला सवाल, ये श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंद के 74वें अध्याय का भी सवाल बन सकता है। एक ही घटना है, कथानक तो वहां से लिया गया, वो कहीं से भी हम मान लेते हैं, लेकिन शिशुपाल की वध की जो घटना ये दो जगह पर हमें दिखाई देती है पौराणिक इतिहास में। इन दोनों चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना है। वहीं से इन्होंने काव्य का कथानक लिया है। माघ ने इस काव्य के प्रारंभ में तथा अंत में दोनों स्थानों पर श्री शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, यानी प्रारंभ में भी श्री है और अंत में भी श्री है। देखिए, शिशुपाल वध के प्रारंभ में भी श्री है और अंत में भी श्री है, लेकिन अभी हम जो करातार जो नियम पढ़ रहे थे उसके प्रारंभ में श्री है और अंत में लक्ष्मी शब्द है यहाँ पर। तो थोड़ा सा भिन्न यहाँ पर पाठ भेद मिलता है, यहाँ पर ध्यान रखना है इन चीजों के बारे में आपको। अतः ये काव्य श्रीअंग कहा जाता है। ये काव्य क्या कहा जाता है, श्रीअंग कहा जाता है। यहाँ पर इसको लिखने में थोड़ा सा यहाँ पर आपको श्रीअंग देखिए, ककार आप नीचे भी लगा सकते हैं, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, श्रीअंग कहा जाता है। ठीक है, माघ का विद्वानों में घंटा माघ के नाम से जाना जाता है। यदि माघ को हम और अपर किस नाम से जानते हैं, तो माघ को हम घंटा माघ के नाम से भी जानते हैं। माघ को हम घंटा माघ के नाम से भी जानते हैं। इस बात का उल्लेख भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, इस बात का वर्णन भी हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, हम महाकवि माघ की बात कर रहे हैं। महाकवि माघ के नामकरण की हमने चर्चा कर दी, महाकवि माघ के काल की हमने चर्चा कर दी। श्रीमाल और भीनमाल के संबंध, राजस्थान से संबंध हो गया, एक सवाल हमने बना। श्रीमाल या भीनमाल से संबंध हो गया, एक सवाल हमारा यहाँ पर बन गया। पिता का नाम जो है वो दत्तक था, ये सवाल बन गया। 7वीं शताब्दी है, ये सवाल बन गया। एकमात्र ग्रंथ शिशुपाल मिद मिलता है, ये सवाल बन गया। 29 सर्ग हमें देखने को मिलते हैं, 1650 श्लोक हमें देखने को मिलते हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 74वें अध्याय में भी ये घटना हमें देखने को मिलती है, और महाभारत के सभा पर्व 33 से लेकर 45 तक के
अध्याय में भी ये बातें हमें शिशुपाल वध की घटना देखने को मिलती है। ठीक है, प्रारंभ जो है वो श्री शब्द से होता है और अंत जो है वो श्री शब्द से होता है। काव्य को जो है वो श्रीअंग के नाम से हम यहाँ पर जानते हैं यहाँ पर। ठीक है, और इस तरह से विद्वानों ने महाकवि माघ को घंटा माघ के नाम से जाना जाता है। कितने सवाल बन गए एक पेज में, कितने सवाल तो यही पूछा जाएगा, इनमें से कौन सा ग्रंथ है जो श्री से प्रारंभ होकर श्री पे से खत्म होता है। तो यही तो चीजें होती हैं। लगता है हमें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी चीजें नहीं। यहाँ पर इतना मटेरियल आपके पास है, यदि इसको भी आप पढ़ लोगे तो उद्धार हुआ पड़ा। यहाँ पर कोई आपको नहीं रोक सकता, कोई आपको नहीं रोक सकता। इसलिए विशेष रूप से मेरी बात का ध्यान दीजिए कि जितना मटेरियल आपको करवाया जाता है उसको आप पढ़िए। उसके अतिरिक्त यदि फिर आपकी मांग होगी तो हम चर्चा करेंगे। पहले ही नहीं कि साहब ये तो बहुत छोटा सा, इसमें हम क्या पढ़े। अरे इतना पढ़ लोगे तो बहुत कुछ है, इतना पढ़ लोगे तो बहुत कुछ है। मैं बार बार कह रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, मटेरियल मायने नहीं रखता, क्या पढ़ रहे हो ये मायने रखता है। मैं कह रहा हूं कि यही चीज मैं आपको 15 पेज के माध्यम से देता हूं यहाँ पर पीडीएफ के रूप में। पूरी कहानी, महाकवि माघ के पिता का नाम ये था, एक लाइन होगी यहाँ पर, डायरेक्ट बोलो पिता ये, माता ये, स्थान ये, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हमें तो फैक्ट ही तो चाहिए बंधुओं, फैक्ट ही चाहिए हम लोगों को। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप जैसा करवाया जाता है वैसा कीजिए, कहीं आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। 30 वर्षों के अनुभव के आधार पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, 30 सालों का अनुभव कोई कम नहीं होता। ठीक है, मैं बार बार कहता हूं 30 वर्षों का अनुभव कोई कम नहीं होते। न जाने कितने उतार चढ़ाव विद्वानों के सामने आते हुए मैंने इस दृश्य में देखे। वहीं की वहीं हम स्थिर आज भी खड़े हुए हैं यहाँ पर, जहां पर पहले थे। इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि हम किसी के साथ चीटिंग नहीं कर ले, इसलिए खड़े हुए हैं यहाँ पर। हम रात और दिन आपके साथ मेहनत करते हैं। एक बच्चा जो है, जो कभी पढ़ा 92 में, जो मुझसे कभी पढ़ा होगा, ठीक है, आज मैं इस जीवन में जी रहा हूँ यहाँ पर। समय देखे यहाँ पर 30 सालों के बाद में उसके बच्चे आज उतने बड़े हो गए होंगे। 92 में जिस आदमी ने ग्रेजुएशन और पीजी की होगी और जो मुझसे पढ़ा होगा, आज उसका बच्चा जो है वो ग्रेजुएशन और पीजी कर चुका होगा यहाँ पर। दूसरी पीढ़ी को हम लोग पढ़ा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये ऐसे हजारों नहीं, ऐसे हजारों प्रमाण हमारे सामने यहाँ पर। बखान नहीं कर रहा हूं उपलब्धि का, बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अनुभव आपके कहीं न कहीं काम आता है। मेरे पास मत आइए, कहीं भी जाइए यहाँ पर, लेकिन किसी अनुभव व्यक्ति की बात मानिए, जरूर आपको लाभ मिलेगा। हर विद्वान, हर विदुषी अपने घर के कोने में बैठा हुआ विद्वान और विदुषी होता है। ठीक है, लेकिन अपने जैसे 5 लोगों के बीच में आकर के बैठते हैं ना, तब पता चलता है कि हम कितने पानी में यहाँ पर। ठीक है, इसलिए बाहर निकलिए, अपने जैसे विद्वानों और विदुषियों के बीच में संपर्क में आइए। यहाँ पर विषय को लेकर के आपस में वाद विवाद कीजिए। इधर उधर से जो इकट्ठा मटेरियल है उसको मत इकट्ठा कीजिए। एक जगह से ऑथेंटिक चीज का सहारा लीजिए। जीवन में एक ही बार कोचिंग कीजिए, बार बार कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। और एक बार भी मत कीजिए। मैं तो ये कहता हूँ, यदि आपके पास पुस्तकें बहुत अच्छी है, यदि आपके पास किसी की गाइडेंस बहुत अच्छी है यहाँ पर, तो आप घर बैठ के भी तैयारी कर सकते हैं। हमारे जैसे लोगों के पास आने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हम तो सिर्फ उन लोगों के लिए जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जिनको बहुत ज्ञान नहीं है, जो समझते नहीं है यहाँ पर सारी की सारी चीजों को, सवाल कैसे बनते हैं, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, हम लोग उन लोगों के लिए। जो व्यक्ति अनुभवी हो गया, उस व्यक्ति को हमारे जैसे लोगों की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हम में और आप में कोई बहुत फर्क नहीं रहता। बस इतना फर्क है, हम 20 साल पहले दुनिया में आ गए, आप 20 साल बाद दुनिया में आ रहे हो, इतना ही फर्क है। और तेजस्वी व्यक्तियों की कोई उम्र नहीं देखी जा सकती। ठीक है ना, तो आपको वो सारी चीजें प्राप्त है जो हमें प्राप्त है। बस हमने देखा है कि व्यक्ति कहाँ मात खाता है और कहाँ मात नहीं खाता। अगर ठोकर खाता है तो उससे बचाना हमारा एकमात्र दायित्व होता है। हम इतना ही काम कर सकते हैं यहाँ पर, चाहे वो अभिभावक की भूमिका है, चाहे वो शिक्षक की भूमिका है, चाहे वो मित्र की भूमिका है, चाहे वो शिव चिंतक की भूमिका है। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। आगे बढ़ते हैं। महाकवि माघ का हम परिचय पढ़ रहे हैं और महाकवि माघ के साथ साथ आगे की प्रक्रिया हम लेकर के चल रहे हैं यहाँ पर। ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं, कई बार मैं भी भूल जाता हूँ। अब हम इसके साथ बात करेंगे महाकवि श्रीहर्ष की। ठीक है, अभी तक हमने जो वर्णन पढ़ा उसमें उस परंपरा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इस परंपरा में हम बात कर रहे हैं श्रीहर्ष की, और महाकवि श्रीहर्ष की यदि हम चर्चा करते हैं तो सीधा संबंध हम नैषधेय चरितम पर लेकर के जाते हैं। सीधा संबंध नैषधेय चरितम के साथ हमारे मस्तिष्क में आना चाहिए। यहाँ पर श्रीहर्ष के पिता का नाम श्रीहीर था और माता का नाम जो है मामल्य देवी था। 2 सवाल बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये कान्यकुब्जेश्वर विजयचंद्र तथा जयचंद्र के राजकवि थे, मतलब कान्यकुब्ज के राजाओं के साथ इनका संबंध था। कान्यकुब्जेश्वर अर्थात कान्यकुब्ज के राजा, जिसको हम कन्नौज के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि वो प्राचीन नाम होता है। ये राजकवि के रूप में जाने जाते थे। समय 12वीं शती का उत्तरार्ध। अब समय के बारे में तो कोई विवाद ही नहीं होता। ये व्यक्ति यदि किसी का राजकवि है, ये व्यक्ति यदि किसी के राजकवि की गद्दी पर बैठा हुआ यहाँ पर, तो कुछ इतिहास प्रसिद्ध राजा है, इनका संबंध देख लीजिए। इतिहास में जब इनका वर्णन मिलता है तो सिंपल सी चीज है, इनका समय भी वही समय हो गया। तो ये तो कोई विवाद का विषय ही नहीं है। इसी प्रकार इनकी प्रसिद्ध कृति नैषधेय चरितम जो है वो काव्य है। काव्य की कोटि में प्रसिद्ध कृति आती है, महाकाव्य की कोटि में, क्योंकि इसको हम वृत्तत्रयी में लेते हैं। किशुने मैंने आपको बताया, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध और नैषधेय चरितम को हम वृत्तत्रयी के अंतर्गत स्वीकार करते हैं। तो नैषधेय चरितम इनका महाकाव्य बहुत उच्च कोटि का है। इसका आधार ग्रंथ जो है महाभारत है, क्योंकि महाभारत का जो पर्व है
उसी में तो हम नल और दमयंती की कथा को देखते हैं। और नैषधीय चरितम में क्या है, नैषधीय निषद देश के राजा जो नल हैं उन्हीं का तो वर्णन किया गया है, उनकी पत्नी द्रौपदी का ही तो वर्णन किया गया है, सॉरी दमयंती का ही तो वर्णन किया गया है। नैषधीय चरितम में नल और दमयंती के चरित्र का ही तो वर्णन किया गया है, ठीक है। तो उसी का वर्णन यहाँ पर हमें देखने को मिला। यह नलोपाख्यान से लिया गया, भाई महाभारत से भी यदि लिया गया है तो महाभारत के कौन से आख्यान उपाख्यान से लिया गया, महाभारत के नलोपाख्यान से लिया गया। सर्ग की यदि हम बात करें तो कुल 22 सर्ग यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। यहाँ पर तो छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें, लेकिन सवाल बहुत बनते हैं। प्रसिद्ध सूक्तियां नैषधेय पदलालित्यम, नैषधेय पदलालित्यम अर्थात श्री हर्ष की जो रचना है उनमें पदों का लालित्य देखने को मिलता है। ये कथन आप भली भांति जानते हैं, मुझे बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। उपमा कालिदास से भारवे अर्थ पूर्वम दंडने पद लालित्यम माघे संति त्रिगुणा, ठीक है। जिस तरह से दंडी को पदों के लालित्य के लिए जाना जाता है, उसी प्रकार से हम कहते हैं नैषधेय पद लालित्यम अर्थात नैषध में अर्थात कुल मिलाकर के श्री हर्ष की रचना में भी, जिसको हम नैषधीय चरितम कहते हैं, उसमें भी पदों का लालित्य देखा जाता है। पदों के लालित्य की गंभीरता देखी जाती है, पदों के लालित्य का भाव देखा जाता है, सुंदर कांत पदावली देखी जाती है यहाँ पर। तो पदों का लालित्य तो यहाँ भी मिलता है। उदिते नैषधेय काव्य क्वे माघे क्वे च भारवी, देखिए कितनी सुंदर उक्ति है। मतलब जब नैषधीय आता है तो कहां माघ और कहां भारवी, माघ और भारवी का अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन जब इस व्यक्ति के आने के बाद, नैषधीय चरितम के आने के बाद, या फिर श्री हर्ष के आने के बाद, इनका कोई मतलब, इनका तो सम्मान जो है कम नहीं हुआ, मैं ये नहीं कह सकता। लेकिन लिखा है कि उदिति नैषधेय काव्य क्वे माघ क्वे च भारवी, इसके आने के बाद माघ और भारवी का क्या स्थान, कहना क्या चाहते हैं आप खुद देख सकते हैं। नैषधेय विद्वदोस्तम, ये जो निषद है अर्थात निषद देश के राजा जो नल के चरित्र का वर्णन जो किया गया, या नैषद महाकाव्यम जो है, ये तो विद्वानों के लिए औषधि का काम करता है, विद्वानों के लिए औषधि का काम करता है। सवाल किसी भी रूप में पूछा जा सकता है, केवल एक सवाल की बात नहीं कर रहा, किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। ये दे देगा विद्वद औषधम, कौन सी कृति को विद्वानों की औषधि के रूप में स्वीकार किया है, कौन सा ऐसा विद्वान था, कौन सी ऐसी कृति थी जो माघ और भारवी को भी फीका कर दिया जिसने, ठीक है। मतलब पद लालित्य के लिए दंडी के साथ साथ और किस कवि को जाना जाता है, किस रचनाकार को जाना जाता है। सर्गों के बारे में सवाल पूछा जा सकता है, कौन से उपाख्यान से लिया गया सवाल पूछा जा सकता है, किस कृति से लिया गया सवाल पूछा जा सकता है, नैषधेय चरितम कृति किसके सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। कौन सा इनका समय है और किस राजा के साथ माता और पिता का नाम, कितने ही सवाल पूछे जा सकते हैं, कितने ही सवाल पूछे जा सकते हैं। मूल रूप से मैं चर्चा कर रहा हूं नैषधीय चरितम की, नैषधीय चरितम के जो रचनाकार हैं वो श्री हर्ष की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर। तो सवाल किसी भी रूप में किसी भी ढंग में पूछा जा सकता है, आपको विशेष रूप से ये बात पता होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। विशेष रूप से ये बात आपको पता होना चाहिए। मूल रूप से हम चर्चा कर रहे हैं महाकवियों के परिचय की। महाकवियों में हम महाकाव्यकार को भी लेते हैं, महाकवियों में हम नाटककार को भी लेते हैं, महाकवियों में हम गद्य रचना वाले बाणभट्ट आदि महाकवियों को भी लेते हैं, पद्य की रचनाकारों को भी हम लेते हैं। तो पद्य की रचना जिन्होंने की, गद्य की रचना जिन्होंने की, नाटक जिन्होंने लिखे, महाकाव्य जिन्होंने लिखे, इन सबको हम साथ लेकर के चलते हैं। पूरी जो यूनिट है महाकवियों का जो परिचय, उसमें कंप्लीट चित्रण मिल जाएगा। हो सकता है महाकाव्य में जहां पर आपको कालिदास महाकाव्य में मिलना चाहिए था, वो कालिदास आपको नाटक में मिल जाए, क्योंकि कालिदास ने महाकाव्य भी लिखा और कालिदास ने नाटक भी लिखा, कालिदास ने खंड काव्य भी लिखा। कहीं भी कालिदास का वर्णन हो सकता है, लेकिन मिलेंगे जरूर। इस तरह से आप देख लेना, गुमराह मत होना कि ये कभी नहीं मिल रहा, एक दूसरा ऊपर नीचे कहीं न कहीं आपको मिल जाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो आज के इस महाकाव्य की परंपरा में इतना ही। नमस्कार।